आजकल ना ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि पूछिए मत। लेकिन कभी सोचा है कि कोई भी स्मार्ट पढ़ा लिखा इंसान भी इनमें कैसे फंस जाता है? तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्कैमर्स एक्चुअली में लालच को नहीं बल्कि हमारे दिमाग को कैसे टारगेट करते हैं। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी। समाज में ये बहुत आम धारणा है कि भाई अगर कोई स्कैम में फंसा है तो जरूर वो इंसान लालची होगा। पर सच कहूं तो ये सबसे बड़ा झूठ है। असलियत इससे कोसों दूर है। ये मान लेना कि लोग सिर्फ लालच में पैसा गंवाते हैं, ये हमें असली खतरे को देखने ही नहीं देता। देखिए, स्कैम में फंसना किसी की समझदारी या नीयत पर डिपेंड नहीं करता। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। स्कैम्स का असली खेल आईक्यू का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का है। ये इमोशंस और लॉजिक के बीच की एक लड़ाई है और स्कैमर्स को ये अच्छी तरह पता है कि इस लड़ाई में इमोशंस को कैसे जिताना है। इसको ऐसे समझिए, हमारा दिमाग ना दो मोड में काम करता है। एक होता है सिस्टम 1 जो तेज है, इमोशनल है, तुरंत रिएक्ट करता है, और दूसरा है सिस्टम 2 जो स्लो है, लॉजिकल है और सोच समझकर फैसला लेता है। अब स्कैमर्स क्या करते हैं? वो जानबूझकर डर या एक्साइटमेंट जैसी कोई मजबूत भावना पैदा करते हैं जिससे हमारा तेज वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और धीमे लॉजिकल दिमाग को तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और ये समझिए कि ये काम कोई छोटा मोटा चोर उचक्का नहीं कर रहा। आज के स्कैमर्स पूरी तरह से प्रोफेशनल हैं। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उनके पास पहले से तैयार स्क्रिप्ट्स होती हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड कॉल सेंटर से ऑपरेट करते हैं। मतलब वो जामताड़ा वाली इमेज से बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं। तो सवाल यह है कि वो एक आम इंसान को फंसाने के लिए आखिर करते क्या हैं? उनके पास एक सीक्रेट प्लेबुक होती है जिसमें ठीक 7 कदम होते हैं। आइए एक एक करके इन कदमों को डिकोड करते हैं। ये हैं वो 7 स्टेप्स, टारगेट की पहचान करने से लेकर भरोसा बनाने, डराने और आखिर में पैसे ट्रांसफर करवाने तक। ये एक बहुत ही सावधानी से बुना गया मनोवैज्ञानिक जाल है। सबसे पहली बात, जो कॉल आती है ना, वो कोई रैंडम कॉल नहीं होती। स्कैमर्स के पास लोगों की पर्सनल जानकारी पहले से मौजूद होती है जो उन्हें डेटा ब्रीच या लीक हुए डेटाबेस से मिलती है। इसीलिए तो जब वो किसी का नाम, शहर या बैंक का नाम लेकर बात करते हैं तो सब कुछ असली लगता है। अब भरोसा बनाने के लिए वे किसी बड़ी अथॉरिटी का नकाब पहनते हैं, जैसे सीबीआई ऑफिसर, आरबीआई का अधिकारी या फिर अमेज़न का कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव। इसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। जब कोई पावरफुल पोजीशन से बात करता है तो हमारा दिमाग अपने आप उसकी बात पर यकीन करने लगता है और फिर वो एक अर्जेंसी बनाते हैं ताकि सोचने समझने का टाइम ही ना मिले। असल में हर स्कैम सिर्फ 2 इमोशंस पर टिका होता है, डर या लालच। या तो किसी को डराया जाएगा कि देखो तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक होने वाला है या पुलिस केस हो गया है, या फिर 25 लाख की लॉटरी और घर बैठे हजारों कमाने का लालच दिया जाएगा। दोनों ही मामलों में इमोशंस लॉजिक पर इतने हावी हो जाते हैं कि सही गलत की पहचान ही खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है सबसे खतरनाक दाव। वो कुछ ऐसा कहेंगे जिससे इंसान किसी और से बात ही ना कर पाए। ये बात गांठ बांध लीजिए। स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार होता है आइसोलेशन, यानी लोगों को अकेला करना। क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही किसी ने अपने दोस्त या परिवार से सलाह ली, उनका पूरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई भी फोन पर यह कहे कि किसी को बताना मत, तो यह 100% एक स्कैम है। वो कभी भी सीधे सीधे लाखों रुपए नहीं मांगते। खेल एक छोटी सी हाँ से शुरू होता है। बस एक छोटा सा फॉर्म भर दीजिए या ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साइकोलॉजी में इसे फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं। एक बार जब कोई छोटी सी बात मान लेता है तो वो दिमागी तौर पर उस प्रोसेस में शामिल हो जाता है और फिर बड़ी बात मनवाना आसान हो जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपनी मांगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे इस इन्वेस्टमेंट स्कैम के उदाहरण में देखिए, पहले छोटे निवेश पर बड़ा नकली प्रॉफिट दिखाते हैं, फिर और पैसा लगवाते हैं, और जब कोई पैसा निकालने की कोशिश करता है तो टैक्स और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर और पैसे हैंटते हैं, जब तक कि वो इंसान पूरी तरह से फंस नहीं जाता। और सबसे जरूरी बात, ज्यादातर स्कैम्स में कोई अकाउंट हैक नहीं होता। स्कैमर्स इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि इंसान खुद अपने हाथों से उन्हें पैसे ट्रांसफर करता है। यही वजह है कि बैंक भी रिफंड देने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर तो ये ट्रांजैक्शन पीड़ित की मर्जी से हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 7 स्टेप्स वाली प्लेबुक असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल हो रही है। ये कुछ सबसे आम और खतरनाक स्कैम हैं जो आजकल भारत में हर जगह हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जिसमें लोगों को डर दिखाकर कैमरे के सामने घंटों तक बिठाया जाता है। पार्ट टाइम जॉब स्कैम, जिसमें वीडियो लाइक करने के आसान पैसे का लालच होता है। या फिर फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कैम,
जो गारंटीड प्रॉफिट का सपना दिखाता है। ये सभी उसी एक प्लेबुक पर काम करते हैं, डर, लालच और इमोशंस। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि स्कैमर्स काम कैसे करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इनसे बचा कैसे जाए। तो जिस तरह उनकी प्लेबुक है, वैसे हमारे पास भी एक काउंटर प्लेबुक होनी चाहिए। ये कुछ पक्के रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें देखते ही अलर्ट हो जाना चाहिए। कोई फोन पर ओटीपी मांगे, कोई काम तुरंत अभी के अभी करने का दबाव बनाए या बात को सीक्रेट रखने के लिए कहे, ये सब स्कैम के पक्के संकेत हैं। और हाँ, कोई भी सरकारी ऑफिसर फोन पर पैसे नहीं मांगता। और अगर भगवान न करे कोई इसका शिकार हो भी जाए, तो घबराने या शर्मिंदा होने की बजाय तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने बैंक को कॉल करें, फिर साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन करें, हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और पुलिस में एफआईआर जरूर कराएं। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी, पैसे वापस आने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। और खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा सतर्क रहना, किसी भी अनजान कॉल को वेरीफाई करना, ओटीपी को पासवर्ड की तरह समझना और खासकर अगर कोई परिवार से बात करने से रोके तो उनसे जरूर बात करना। और हाँ, ये सारी बातें घर के बुजुर्गों को जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि अक्सर उन्हें ही सबसे आसानी से निशाना बनाया जाता है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई इंसान स्कैम में फंसता है तो ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया साइकोलॉजिकल अटैक है जिसे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ने तैयार किया है। इससे बचने का अगर कोई एक सबसे मजबूत तरीका है तो वो है जागरूकता। आज जो कुछ भी यहां समझा है उसे दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस खेल में जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।